हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और पहले जीएसटी काउंसिल के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी। हमारे साथ में श्री पंकज जोशी जी भी, जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की मीडिया प्रभारी है। हमारे साथ में सुरेश गर्जी भी हैं, जो मीडिया पैनलिस्ट हैं। और हमारे साथ में गोयल जी भी हैं, जो हमारे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के। और मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, पार्टी के प्रदेश का सह कोषाध्यक्ष हूँ और अभी बजट का जो प्रदेश का सहयोगी हूँ। अभी कुछ समय हालांकि पैसा बजट को लेकर के, बजट के कुछ प्रावधानों को लेकर के आप लोगों के सामने विषय रखेंगे। उसके बाद में आपके जो भी सवाल होंगे सवाल जवाब होंगे। मैं हालांकि सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह करूँगा कि आप बजट पे अपनी बात रखें। मित्रों, आप सभी लोगों को मालूम है कि 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया गया और केंद्रीय बजट पेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस वर्ष हम के बजट की जो प्रमुख बातें हैं उनको आम जनता के बीच नीचे तक ले जाएंगे। और इसी क्रम में 4 और 5 फरवरी को देश के 50 केंद्रों पर, सभी राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर केंद्र के मंत्री और प्रमुख नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। और उसके बाद एक टाउन हॉल मीटिंग लोगों के बीच में सभा के माध्यम से बजट की बारीकियों को बताया जाए। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। कल मैं अहमदाबाद में था, कल श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मुंबई में थी और कल ही जो है पीयूष गोयल जी बेंगलोर में थे। तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यह प्रयोग किया जा रहा है और अब इसके बाद जिलों के अंदर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 1 से लेकर 12 तारीख तक ये अभियान चल रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारा जो किसान मोर्चा है, हमारा जो महिला मोर्चा है और हमारा जो व्यापार प्रकोष्ठ है, तो किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और व्यापार प्रकोष्ठ, ये लोग अपने अपने सेक्टर वाइज जो किसानों के लिए क्या है अलग अलग बताएंगे लोगों को। तो एक बहुत बड़ा अभियान और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मित्रों, बजट में बहुत सारी बातें आप सबों को मालूम है, इसलिए मैं उसकी विस्तार में नहीं करूँगा। 2-4 बातें का विश्लेषण करूँगा। इस बजट की अगर 2 खासियत पूछा जाए कि 2 बड़ी खासियत क्या है, तो पहली खासियत यह है कि 13,70,000 करोड़ ये 1 साल में खर्च किया जा रहा है निर्माण कार्यों में, जिसको फाइनेंस की भाषा में कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यानी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एरोड्राम, बिल्डिंग्स, बंदरगाह, यानी इस तरह की चीजों पर पैसा खर्च किया जाना। और रेल, डिफेंस के अंदर कोई निर्माण का कार्य है। तो आज़ादी के बाद 13,70,000 करोड़ रुपया ये 1 साल में केवल निर्माण कार्यों पर खर्च किया जाएगा। और इतना ही नहीं, तो पिछले 3 साल में लगभग प्रति वर्ष 33% की वृद्धि हुई है। पिछले बार 7.5 लाख करोड़ था, उसके पहले 4.5 लाख करोड़ था। यानी ये लगातार इस प्रकार से हम बढ़ते चलेगा। और देखिए, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, निर्माण कार्यों पर जो खर्च है, ये रोजगार पैदा करता है। अगर सड़क बनेगी तो काम करने के लिए इंजीनियर चाहिए, मैकेनिक चाहिए, लेबर चाहिए। तो हर निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होता है। तो इसलिए रोजगार पैदा करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने इस पूंजीगत परिव्यय, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसके माध्यम से किया है। और इसलिए आप देखेंगे कि रेलवे, रोड, अभी तक का सबसे बड़ा बजट रेलवे को दिया गया है। इसके माध्यम से रेलवे इस साल 1300 नए रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाएगा। भारत का रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट के समान बने। तो 1300 एयरपोर्ट का चयन किया गया, अलग अलग राज्यों में भी है।
और उसी प्रकार वंदे भारत एक्सप्रेस, ये वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दर से ये ट्रेन चलती है और अभी प्रति माह 2 ट्रेन निकल रही है, नई ट्रेन। तो अगले साल से प्रति सप्ताह 2 नई ट्रेन निकले। और देखिए रेल के क्षेत्र में जो काम किया गया उसी का परिणाम है कि पिछले 5 साल में एक भी रेल दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो आए दिन आप सुनते थे कि इस साल इतने लोग मर गए, इस साल 100 लोग मर गए, इतनी रेल दुर्घटना हो गई, लेकिन 5 वर्षों में रेल दुर्घटना भी हुई होगी लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो रेल लाइन है उसको हम विद्युतीकरण कर रहे हैं ताकि डीजल का खर्चा बचाया जा सके। और डीजल से प्रदूषण होता है, इसलिए पूरे देश में अगले 1 साल के अंदर सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण का काम जो है पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार रोड है, रेल है, इन सारे सेक्टर्स में और बड़े पैमाने पर खर्च किया जा रहा है। और जब आप 100 रुपया खर्च करते हैं निर्माण कार्यों पर, अर्थव्यवस्था में उसका 2.5 गुना प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मकान में रोड बना, अगर सड़क कहीं बन रही है तो सीमेंट चाहिए, आप सीमेंट का उत्पादन बढ़ेगा, स्टील चाहिए, स्टील का उत्पादन बढ़ेगा, बालू चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए। निर्माण कार्य जो है वो रोजगार पैदा करता है, अर्थव्यवस्था में उसका 2.5 गुना से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर सड़क बन गई तो बगल की जमीन का दाम बढ़ गया, सड़क बन गई तो डीजल पेट्रोल का खर्चा बच गया, लोग तेजी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसलिए यह एक बहुत बड़ा खर्च जो है भारत सरकार कर रही है। और दूसरा बड़ा जो घोषणा इस बजट में है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनकी संख्या 43 करोड़ है इसमें देश के अंदर, और जो 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 70 करोड़ हो जाएगी। कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं यही लोग ज़्यादा खर्च करते हैं और इसलिए उनकी बचत हो, इसलिए इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई उनको। 7.5 लाख रुपए तक जिनकी आमदनी है उनको कोई कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, 0 टैक्स। और वो बाद में चाहे तो पीपीएफ में, LIC में जहाँ भी पूंजी निवेश करना चाहे कर सकते हैं। और लगभग 1 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। उसी प्रकार 50 नए एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे। उड़ान स्कीम का आपने नाम सुना है। अभी तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग 6 वर्षों के अंदर, क्षमा करें 11 करोड़ लोग उड़ान के अंतर्गत यात्रा कर चुके हैं। तो चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सके, हवाई चप्पल वाला भी, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने एकदम गरीब आदमी तक। और फिर देश के 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक मुफ्त अनाज, 5 किलो अनाज, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार, केंद्र सरकार खर्च करेगी। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी योजना है। उसी प्रकार गरीब का मकान बने, हर आदमी का सपना कि मेरा अपना मकान बने। तो इस साल 80,000 करोड़ रुपया ये केवल प्रधानमंत्री आवास योजना पर व्यय किया जा रहा है। अभी तक का ये सबसे बड़ा बजट है। और लोग बचत भी कर सके। ये जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, 60 साल, वो अगर बैंक में या कहीं भी 30 लाख तक का अगर पैसा जमा करते हैं तो उनको 8% का ब्याज मिलेगा। अभी तक 15 लाख ही जमा कर सकते थे। लोग रिटायर करते तो उनको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख मिलता है, जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन 15 लाख ही छूट थी। तो 30 लाख जमा किया तो 20,000 रुपया महीना उसको और प्राप्त होगा। और इसी प्रकार महिलाओं के लिए वो अगर 2 साल के लिए फिक्स करती है तो 7.5% ब्याज उनको मिलेगा। तो इसमें तो मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं, आप देखते हैं कि वही गाड़ियां ज्यादा धुआं करती है, ज्यादा प्रदूषित करती है जो पुरानी गाड़ियां हैं। तो सरकार ने तय किया है कि 15 साल से ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां हैं, तो 1 अप्रैल के बाद राज्य और केंद्र
इसकी जितनी गाड़ियां होंगी वो सड़क पर चलना बंद हो जाएगी। 9 लाख गाड़ियां हैं इस प्रकार जैसे सड़क पर चल रही हैं। अब सोचिए कि अगर 9 लाख गाड़ियों का चलना बंद हो जाए, नई गाड़ियां आएंगी, तो प्रदूषण कितना जो है और कम हो सकेगा। इसलिए समाज के सभी वर्गों के लिए सरकार ने, और ये जो बजट है ये फ्यूचरिस्टिक बजट है। ये 25 साल आगे के यानी 25 साल के भविष्य को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया। आप मकान बनाते हैं तो नींव इतनी मजबूत करते हैं कि कल मेरा पोता भी आए तो 3 मंजिला मकान बना सकता है। आज मेरी क्षमता 1 ही तल्ला मकान बनाने की हो, लेकिन नींव कम से कम इतनी बड़ी, इतनी पक्की नींव डाल दो कि बाद में जो लोग आए उस पर और मकान बना सकें। तो ये जो बजट है ये फ्यूचरिस्टिक बजट है, ये भविष्य का बजट है। वर्तमान तो है ही, लेकिन ये भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया कि 25 साल बाद हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी देश को, उसके लिए अभी से प्रावधान किया गया है। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। तो ये इसलिए ये बजट जो फ्यूचरिस्टिक बजट है, 2047 में जो भारत है, नरेंद्र मोदी चाहते कि 2047 में भारत एक विकसित देश के रूप में प्रस्थान कर गए। आज हम विकासशील देश हैं, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम अमेरिका जैसे विकसित देश नहीं है। अगले 25 साल के अंदर गरीबी को पूरी तरह से खत्म कर देना और भारत को एक विकसित देश के रूप में परिणत करना, विकसित राज्य के रूप में परिणत करना, इस लक्ष्य को लेकर ये बजट जो है तैयार किया गया है। इसलिए शुरू के 15 मिनट मैंने आपके सामने कुछ विषय रखा है और मैं चाहूँगा कि आप जो पूछना चाहें लेकिन लोकल सवाल ना पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं तो बाहर से आया हूँ और मैं तो केवल बजट पर ही बोलूँगा। मैं बजट के अलावा कोई विषय होगा तो बाकी लोग कभी बाद में बोल देंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केवल केंद्रीय बजट को लेकर, केंद्रीय बजट से जुड़ा कोई मुद्दा हो, कोई सुझाव हो तो आप दे सकेंगे, पूछ सकेंगे। मोदी साहब एक ये बताएं